प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंशु सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का पाठ 6 ऊतक का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व भाग 1 में हम ये जान चुके हैं कि ऊतक विभिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। निश्चित कोशिकाओं का समूह एक निश्चित कार्य करता है तथा पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या अंतर होता है ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पादप ऊतक और पादप ऊतक का वर्गीकरण पढ़ लिया है। पादप ऊतक के वर्गीकरण में हम ये जान चुके हैं कि विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक में बांटे गए थे। आज बच्चों हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक का वर्गीकरण, एपिथीलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक के बारे में जानेंगे। बच्चों, कोशिकाओं का एक निश्चित समूह शरीर में एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं और कोशिकाओं का यह समूह उस विशिष्ट कार्य को करने में दक्ष होते हैं और एक निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं। इन्हीं को ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक आपस में मिलकर विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र जैसे आहार नाल, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि का निर्माण करते हैं और विभिन्न परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विभिन्न तंत्र आपस में मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आइए बच्चों देखें कि विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक क्या होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। बच्चों, संरचना और कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। फिर एपिथीलियम ऊतक को उनकी संरचना और कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। शल्की एपिथीलियम ऊतक, स्तरित एपिथीलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक और घनाकार एपिथीलियम ऊतक। बच्चों, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक का ही एक प्रकार होता है पश्चिमाभ एपिथीलियम ऊतक। इसी तरह घनाकार एपिथीलियम ऊतक का एक प्रकार होता है ग्रंथिल घनाकार एपिथीलियम ऊतक। इसके बाद संयोजी ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। रुधिर जो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एरियोलर संयोजी ऊतक, कंकाली ऊतक, वसामय संयोजी ऊतक और तंतुमय संयोजी ऊतक। रुधिर संयोजी ऊतक 2 चीजों से मिलकर बना होता है, रुधिर कणिकाओं और प्लाज्मा, जिसमें रुधिर कणिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट से मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह कंकाली ऊतक 2 प्रकार का होता है, उपास्थि तथा अस्थि कंकाली ऊतक। इसी प्रकार तंतुमय ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक स्नायु और कंडरा प्रकार का होता है। फिर देखिए बच्चों, पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, ऐच्छिक पेशी ऊतक, अनैच्छिक पेशी ऊतक और कार्डियक या हृदय पेशी ऊतक। तो आइए बच्चों हम एक एक ऊतक के बारे में जानें, उनका कार्य क्या होती है, उनकी संरचना क्या होती है। बच्चों, आप बरसात के दिनों में कभी भीगते होंगे तो आप देखिए आपके कपड़े भीग जाते हैं। कपड़ों को निचोड़िए तो बहुत पानी निकलता है, लेकिन आपका शरीर पानी अवशोषित नहीं करता है। आप देखिए कभी बरसात के समय में पानी बरसे तो आपका शरीर पानी अवशोषित करके फूलेगा नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जलरोधी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एपिथीलियम ऊतक का आवरण पाया जाता है। एपिथीलियम ऊतक पूरे शरीर पे आवरण की तरह कार्य करता है, रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। साथ ही साथ एपिथीलियम ऊतक शरीर के आंतरिक अंगों की गुहिकाओं के अंदर की दीवार पर भी पाया जाता है। बच्चों, एपिथीलियम ऊतक संरचना में कई परतों का बना होता है और परतों के बीच स्थान बहुत कम होता है और जो कोशिकाएं होती हैं परतों में, उन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है और इनके बीच विभिन्न परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं। बच्चों, एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य शरीर में विभिन्न पदार्थों के आवागमन को संचालित करना। कहने का मतलब एपिथीलियम ऊतक पारगम्य होता है। ये कुछ निश्चित पदार्थों को शरीर के अंदर आने देता है और शरीर के बाहर कुछ निश्चित पदार्थों को जाने देता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे आहार नाल,
मुख में, वृक्क नलिका में, श्वसन नलिका में आदि विभिन्न जगहों पर एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। बच्चों, एपिथीलियम ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक, घनाकार एपिथीलियम ऊतक, स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक और स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक। आइए बच्चों देखें सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक क्या होता है। बच्चों, सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक कोशिकाओं का एक सिंगल परत का निर्माण करता है, एक अस्तर का निर्माण करता है। इसकी कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं तथा जो स्तर होता है वो कोमल होता है। बच्चों, सरल सल्की एपिथीलियम पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। ये फेफड़ों के वायुकोश, आहार नाल, मुख तथा नाक का अस्तर का निर्माण करता है, मतलब एक सिंगल लेयर का निर्माण करता है सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक। ये इन जगहों को चोट से बचाता है और सूक्ष्म जीवों और बाह्य रसायन को शरीर में प्रवेश होने से रोकता है, उन अंगों में प्रवेश होने से रोकता है। बच्चों, आप देखिए इसका एक अस्तर पाया जाता है, जैसे लंग में पाया जाता है। लंग यानी फेफड़ों में सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक का एक अस्तर पाया जाता है। फेफड़ों की कुपिकाओं का क्या काम होता है? ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं, तो ये सरलता से ज़्यादा वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर सके, इसीलिए सरल सल्की एपिथीलियम ऊतक लंग में पाया जाता है, मतलब कि एक सिंगल लेयर एपिथीलियम ऊतक का यहाँ पाया जाता है। बच्चों, स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक, सल्की एपिथीलियम ऊतक जब कई परतों में पाई जाती है तो इसको स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। जहाँ भी बच्चों एपिथीलियम ऊतक कई स्तरों में पाया जाता है तो वहाँ वो उस भाग के रक्षा का कार्य करता है, रक्षात्मक कार्य करेगा, तो वो कई परतों में पाया जाएगा। जैसे स्तरित सल्की एपिथीलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा को ढकता है और त्वचा पे ये कई परत में पाया जाता है ताकि ये एपिथीलियम ऊतक त्वचा को चोट लगने, कटने से बचा सके। साथ ही साथ विभिन्न यांत्रिक आघात शरीर पे लगे उससे शरीर को ये स्तरित सल्की एपिथीलियम प्रोटेक्ट करता है। बच्चों, अभी हम बताए थे कि स्तरित सल्की एपिथीलियम त्वचा के ऊपर पाया जाता है और ये जल रोधी भी होता है, इसीलिए जल का अवशोषण स्किन सल्की एपिथीलियम द्वारा नहीं होता है। अब देखिए स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक, नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ के आकार का एपिथीलियम ऊतक। वो एपिथीलियम ऊतक जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, वो स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक कहलाता है। देखिए, लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम हो, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक कहलाता है। बच्चों, ये स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक आमाशय, छोटी आंत, कॉलन आदि में पाया जाता है और ये जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों के लिए अभेद्य होता है, जबकि आयन आदि इसके दीवार से अंदर बाहर हो सकते हैं। बच्चों, जब स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक के ऊपर सीलिया या पश्चिमा भी पाया जाता है तो उसको पश्चिमा भी स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। और बच्चों, पश्चिमा भी स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक श्वास नली में या ट्रैकिया में पाया जाता है। इसका कार्य होता है ये म्यूकस को नीचे की ओर ढकेलता है और श्वास नलिका की साफ सफाई का कार्य करता है। साथ ही साथ बच्चों, पश्चिमाभ एपिथीलियम ऊतक अंडवाहिनियों में भी और मूत्राशय की नलिका में भी पाया जाता है। घनाकार एपिथीलियम ऊतक यानी घन के आकार की एपिथीलियम ऊतक को घनाकार एपिथीलियम ऊतक कहते हैं और ये वृक्कीय नली, लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि और थायराइड वाहिनियों में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य अवशोषण, स्रावण और उत्सर्जन करना होता है। बच्चों, यहाँ देखिए वृक्क नलिका में
घनाकार एपिथीलियम ऊतक का जाल सा पाया जाता है और वृक्क नलिका में घनाकार एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। और इसका क्या कार्य होता है, ये रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। बच्चों, जब घनाकार एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं अंदर की ओर धंस जाती हैं और एक ग्रंथि का निर्माण करती हैं, तो उस घनाकार एपिथीलियम ऊतक को ग्रंथिल घनाकार एपिथीलियम ऊतक कहेंगे। जैसे कहाँ पाई जाती हैं ये? लार नलिका में पाई जाएंगी, थायराइड ग्लैंड में पाई जाएंगी। अब आइए बच्चों देखें संयोजी ऊतक क्या होता है। बच्चों, आपने मकान बनते हुए देखा होगा कि मकान जो होता है ईंट एक के ऊपर एक रख के व्यवस्थित करके हम कई दीवार का निर्माण करते हैं और ये दीवार आपस में मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर हम इन ईंटों को एक के ऊपर एक रख दें और ऐसे ही छोड़ दें तो ये ईंट गिर जाएंगी। कुछ ऊंचाई पे रखेंगे उसके बाद ये गिरने लगेंगी। तो इन ईंटों को सही से खड़े रहने के लिए, सीधी दीवार के रूप में पड़े रहने के लिए, बाइंड रहने के लिए, पैक रहने के लिए कुछ और लगाना पड़ता है। क्या लगाते हैं हम लोग? इनके बीच में सीमेंट लगा के इसको बाइंड करते हैं, पैक करते हैं, तब ये दीवार मजबूत खड़ी दीवार होती है और पूरे मकान का निर्माण करती है। यहाँ पे एक मकान बनने में सीमेंट का जो काम होता है, बाइंडिंग, पैकिंग और सपोर्टिंग, यही कार्य संयोजी ऊतक हमारे शरीर में करता है। हमारे शरीर के लिए भी बाइंडिंग, पैकिंग और सपोर्टिंग मटेरियल की तरह संयोजी ऊतक कार्य करता है। बच्चों, क्या करता है ये? ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। और क्या करेगा? अंगों को बांधेगा, जोड़ेगा और सहारा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ बच्चों, जो मृत ऊतक होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनको रिप्लेस करके नई कोशिकाओं के फॉर्मेशन में भी संयोजी ऊतक सहयोगी होता है। आइए देखें कितने प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं हमारे शरीर में। बच्चों, रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। उसके बाद कंकाली संयोजी ऊतक, उपास्थि तथा अस्थि, स्नायु तथा कंडरा, ये तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं। उसके बाद एरियोलर संयोजी ऊतक और वसामय संयोजी ऊतक। आइए देखें रुधिर एक संयोजी ऊतक। बच्चों, रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि ये एकमात्र तरल ऊतक होता है। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ ये रुधिर है, ये इसका 55% भाग रुधिर का प्लाज्मा होता है, बाकी 45% भाग में रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये प्लाज्मा पीले रंग का तरल होता है, इसमें 90% जल होता है। उसके अलावा इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, नमक और हार्मोन आदि पाए जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत कम मात्रा में WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, बाकी RBC या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। बच्चों, RBC जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसे एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसका कार्य होता है शरीर में गैसों का वहन करना। जब फेफड़े में ऑक्सीजन आ जाता है, फेफड़े की कोशिकाओं में ऑक्सीजन आ जाता है, तो RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है और शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस फेफड़े तक पहुंचा देता है। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न अन्य पदार्थों के वहन का कार्य RBC या लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन में हीमा नामक वर्णक तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और बच्चों, शरीर में RBC या लाल रक्त कणिकाओं की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया नामक रोग होता है। WBC या
श्वेत रक्त कणिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनसे मिलकर WBC बना होता है। बच्चों, WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करती हैं। मतलब शरीर में आए बाह्य प्रोटीन या बाह्य सूक्ष्मजीव को शरीर से नष्ट करके बाहर भगाने का कार्य WBC द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसी तरह बच्चों, रुधिर प्लेटलेट्स आप देखते होंगे, शरीर में कहीं कट जाता है तो कुछ समय ब्लीडिंग होने के बाद, रक्तस्राव होने के बाद वहाँ थक्का जमने लगता है। रुधिर का थक्का जमने का कार्य रुधिर प्लेटलेट्स द्वारा होता है। रुधिर प्लेटलेट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वहाँ पे वो थक्का जमाने लगता है और अनावश्यक रुधिर का स्राव शरीर से रुक जाता है। अब आइए बच्चों देखें अस्थि। अस्थि कंकाली संयोजी ऊतक होता है और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है और इसी मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाएं धसी हुई सी होती हैं। इसका मैट्रिक्स क्या होता है? कठोर होता है। और अस्थि क्या करता है? पूरे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। देखिए, पूरे शरीर के ढांचे का निर्माण अस्थि द्वारा होता है। उपास्थि। उपास्थि भी कंकाली ऊतक का ही भाग होता है, लेकिन इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा का बना होता है, तो ये कम कठोर होता है, लचीला होता है। जैसे कहाँ पाया जाता है? ये नाक पे, कान पे, श्वास नलिका में पाया जाता है। आप देखिए, कान या नाक की उपास्थि को आप अच्छे से हिला डुला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लचीला होता है। जबकि आप अस्थि को हिलाना या मोड़ना चाहें, देखिए, तो आप नहीं कर सकते हैं। बच्चों, अस्थि के जोड़ों पे पाया जाता है उपास्थि और ये उस जगह को चिकना बनाता है। तंतुमय संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्नायु तथा कंडरा। स्नायु क्या होता है? लचीला तथा मजबूत होता है और ये अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। देखिए, ये स्नायु या ये लिगामेंट है, ये एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। जबकि कंडरा जो होता है ये कम लचीला होता है और मजबूत होता है और ये क्या करता है? यहाँ मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। देखिए, ये है कंडरा, ये मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर संयोजी ऊतक। बच्चों, शरीर के भीतरी अंगों के खाली जगहों को भरने का कार्य एरियोलर संयोजी ऊतक करता है। इसके जो मैट्रिक्स या आधार भी होता है वो जिलेटिनस होता है और ये शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देने का कार्य करता है। एरियोलर संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों के मरम्मत का भी कार्य करता है। वसामय संयोजी ऊतक। बच्चों, हमारे शरीर में वसा इसी संयोजी ऊतक में संचित रहता है। वसा बहुत से आंतरिक अंगों के बीच में के कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में वसा गोलिका के रूप में पाया जाता है और इस गोलिका में वसा संचित रहते हैं। बच्चों, वसा ऊष्मारोधी होता है, इसीलिए हमारे शरीर के टेम्परेचर को, ताप को वसा में संयोजी ऊतक मेंटेन किए रहता है। तो ये थे बच्चों हमारे शरीर के विभिन्न संयोजी ऊतक। अगर हमारे शरीर में ये विभिन्न संयोजी ऊतक ना हो तो हमारे शरीर का बाइंडिंग, पैकिंग और सपोर्टिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। मतलब बांधने का कार्य, सहारा देने का कार्य और एक दूसरे को, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य नहीं हो पाएगा और शरीर इस तरह सीधी रचना प्राप्त नहीं कर पाएगी। बच्चों, आज हमने जंतु ऊतक में एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक से संबंधित ये गृह कार्य है, इसका अभ्यास आप कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको आज का ये पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के संग। धन्यवाद।